हेलो एवरीवन, कनेक्ट स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज पीसी ने नया सिलेबस डाला है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लग गया होगा कि भाई वैकेंसी तो आने वाली है। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी आपने स्टार्ट भी कर दी होगी, लेकिन थोड़ी सी हम मदद कर सके इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी सेशन हम लोगों ने प्लान किए हैं, वो धीरे धीरे यूट्यूब पे हम लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब पे आपको इकोनॉमी की, राजस्थान इंडियन इकोनॉमी की, करंट अफेयर की क्लासेस भी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना। स्टडी सेशन थोड़े से क्रम वाइज चलेंगे। पहला जो सेशन लेने वाला हूं मैं आज, उसमें हम किस चीज़ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स पे, किस तरह से कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एग्जामिनर की जो थॉट प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ये सेशन किन लोगों के लिए यूज़फुल है? अगर मैं ये बोलूँ कि जिनके मान लो कट ऑफ 71 गई और 100 गई, तो जिन लोगों का गेप 60 नंबर आए, 40 नंबर का गेप है, या किन लोगों के 35 नंबर आए, 40 नंबर आए, उन लोगों नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनके कट ऑफ से 10-15 नंबर पीछे हैं। जैसे कि मान लो 71 से आपके 62 आ रहे हैं, ठीक है, तब आपके लिए उपयोगी हो सकता है ना। आप ये मान लो कि जैसे कि आपके जब 100 आए थे तब आपके 90 के आसपास आए हों, उन लोगों के लिए ये उपयोगी है कि ये। अब अगेन मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये सेशन में मैं ये प्रमोट नहीं करता कि आप प्योर तुक्का लगा के, और नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको थॉट प्रोसेस समझना है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं तो हमारे भी थॉट प्रोसेस वो उसी हिसाब से चलते हैं, उसी के बेसिस पे ये बनाए गए हैं। तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, एग्जाम कंडीशन में पैनिक नहीं होना है, काम रहना है, और अपनी नॉलेज जो पढ़ के गए उसको यूज करना है, और एग्जामिनर की फिलोसॉफी को समझना है, थिंकिंग प्रोसेस को समझना है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, अपना एप्टीट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किस तरह से जनरल ट्रेंड रहा है 24-23 में, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे अपन सेपरेट सेशन में चर्चा करेंगे, कहाँ किसका वेटेज ज़्यादा है, किनको हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि किस तरह से मैं ये 10-15 नंबर से कट ऑफ से चूक जा रहा हूँ वो ना हो इस बार वाली 2026 के प्रीलिम्स में, और मैं आराम से निकाल सकूँ। तो ये जो मेरी स्टेट है इसको मुझे बदलते हुए थोड़ा सा हैप्पी होना है। अब सिंपल से मैं बात बताऊँ, प्रीलिम्स निकालना है ना, तो 2-3 चीज़ें करनी है। पहली, अपनी गलतियां मिनिमम करो। गलतियां मिनिमम करते हैं बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर आप 3 रॉन्ग आंसर आप करके आए, है ना, आपने गलती की वजह से जो सही हो सकते थे, बट आपने अपनी सिली मिस्टेक करी या कोई दूसरी टाइप की मिस्टेक करी, 3 क्वेश्चन तो उनके 4 नंबर गए, उनकी वजह से पेनल्टी लगी, आपने 5.5 नंबर लूज कर दिए। आपने ऐसे अगर 5 क्वेश्चन में भी आप गलतियां कर रहे हो तो आप कितना, लगभग 9 नंबर के आसपास का गैप चला गया। पहला रूल यही है प्रीलिम्स के लिए कि अपनी गलतियां मिनिमाइज करनी है, आप ऑटोमेटिकली क्लियर कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात मैं जो बात करता हूं कि थोड़ा सा वाइड करके ज़्यादा पढ़ो। अगर हम क्या करते हैं ना, डेप्थ में जाने की बजाय, किसी सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने की बजाय, आप क्या करो, एक मिनट यार थोड़ी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। डेप्थ में जाने की बजाय, है ना, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि यार थोड़ा सा वाइड पढ़ ले, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पढ़ ले। ज़्यादा पढ़ने से अपने ना प्रीलिम्स का वाइड कवरेज हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है, इस सेशन में मैं जो टेक्निक्स बताने वाला हूँ, इनको आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत प्रैक्टिस करोगे ना। लगभग आप मान लो कि 20-30 टेस्ट दोगे, 2-3 हज़ार क्वेश्चन सोल्व करोगे, उनमें लगाओगे, तब जाके आप थोड़े मास्टर होगे, तब जाके आप एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन में ये लगा पाओगे, और उनमें से आपके लगभग आधे के आसपास हो सकते हैं सही हो जाए, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बात है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने कर ली, आपका प्रीलिम्स, मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। बाकी लोग यही करते हैं, गलतियां मिनिमाइज नहीं करते हैं, थोड़ा सेम चीज को पढ़ तो रहे हैं, डेप्थ में जा जाके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज नहीं, वाइड पढ़ो थोड़ा सा। और ये जो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं, ये जो टूल्स हैं, उन पे थोड़ा सा काम करो, आपका हो जाएगा। कितनी कट ऑफ जाती है, कितना गुना पास करते हैं, ये जनरल चीजें हैं। 15 गुना पास करते हैं कैटेगरी से, पर नहीं मिलते हैं तो 20 गुना हमें देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिशन है ना, क्योंकि अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हम भी लेके आएंगे, मैराथन हमारी भी आएगी यूट्यूब पे, बाकी और कोचिंग्स की भी आएगी। आपको कंटेंट के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंटेंट हमारी भी आएगा, बाकी लोगों का भी आएगा। तो ये कोई नहीं बोल सकता कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और सबने अफोर्डेबल कर दिया। हमारा प्रीलिम्स का कोर्स कितने का है? 5,000 रुपये का कोर्स है, ठीक है। 1800 के आसपास ऑफलाइन और 1100 के आसपास ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अफोर्डेबल है। और कई लोग बाकी कोचिंग्स की भी है, तो कंपटीशन है, लेकिन वहां पे इन सब से, इस कंपटीशन से जीतना है तो हमें ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो 3 चीज़ें मैंने बताई है। अपनी मिस्टेक्स कम करनी है। अब पहले मैं मिस्टेक्स पे ही बात कर लेता हूँ कि मिस्टेक्स कम करने का तो बोल रहे हैं, बट ये मिस्टेक्स कौन सी मिस्टेक्स होती है जिनको हमें कम करना है? तो टाइप्स ऑफ मिस्टेक कौन सी है? कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन को ही गलत समझ लेते हैं।
इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर लिया या रीडिंग में हम समझ ही नहीं पाए। क्वेश्चन समझने में हम गलती कर देते हैं कभी, पूछा क्या है और हमने दिमाग में क्या बना लिया कि ये चीज़ है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सत्य करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हो या सत्य असत्य पूछा हो, ये चीज़ हम गलत कर देते हैं। सबसे पहले जाते हैं वहाँ पे गोला बना दो कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, ठीक है, तब जाके आप थोड़ा सा क्लियर हो गए, बार बार दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये पूछा है। ये गलती नहीं करनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, 1 पेज का एक क्वेश्चन है, हम डर जाते हैं भाई कि ये कैसे होगा, लेकिन उसका भी सिंपल सा टेक्निक है, उसके भी हमें डरना नहीं है। जो लंबे पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली सिंपल से होते हैं, क्या है उनमें भी हल्के फुल्के से आप देखोगे ट्रिक काम करेगी कहीं ना कहीं पे, तो उनसे डरना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मैं 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ के गया, 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ के गया और वो सेम चीज़ मुझे एग्जाम में देखने को मिल गई, तो मुझे लगा तुरंत जल्दीबाजी में लगा दिया मैंने, ठीक है, वो जल्दबाजी नहीं करनी है। इजी क्वेश्चन में हम गलतियां कर देते हैं, इजी क्वेश्चन में हमें गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, आप जब पूरा पेपर करते हो तो आप क्या करते हो ना कि कई लोग तो फर्स्ट इटरेशन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, पहले में मान लो जो आते थे वो किए 60 क्वेश्चन किए, बाद में 40 और किए, बाद में 10-15 और किए, अलग अलग होता है। कई लोग पहले इटरेशन में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाद के क्वेश्चन का टाइम ही नहीं बचता, रिव्यू का तो टाइम ही नहीं बचता, और कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें फिर हैम्पर कर जाती है एग्जाम में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और क्या है, फॉरगेटिंग। एग्जाम में ऐसा हुआ होगा सबके साथ कि देखा देखा लग रहा है, ठीक है, रिवीजन की कमी है, भूल गए, अरे यार ये पढ़ा था, ये भूल क्यों गया, तो वो चीज़ हमें रिवीजन से होगी। तो ये भी गलतियां कम करते हैं कि हम पता है रिवीजन की वजह से हो जाती है। मिस्टेक्स बबल भरते टाइम पे कई बार, जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था, यूपीएससी का मेरा पूरा अटेम्प्ट खराब हो गया है ना, क्योंकि 3 बबल भी आपने गलत भर दिए, फिर आप गए, अब मैंने देखा कितने 3 बबल का कितना फर्क पड़ जाता है, 5 के आसपास नंबर चले गए अपने। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ें हमें गलतियां नहीं करनी है। और आजकल तो जो छठी जो 5, इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है 5th ऑप्शन वाली, जो हमें भरना होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनमें हमें 5th ऑप्शन करना होता है, ये चीज़ में हमें इंश्योर करनी है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अब इस सेशन के लिए क्या जरूरी है, मैं अगेन बोल रहा हूं, खूब सारे आरपीसी के आप पेपर करो। क्या आरपीसी के जो एग्जामिनर है कहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस करोगे उन पे। कोचिंग वाले टेस्ट पे तो करनी ही है, पर पहले आरपीसी के पेपर्स पे करने हैं। जितने आरपीसी के पेपर आप सोल्व कर पाओगे, है ना, 2013 का उठा लो, 16 का उठा लो, 18, 21, 23 उठाओ, और भी दूसरे एग्जाम के आरपीसी जो कराती है उठाओ उनके, और ये जो सेशन में जो भी मैं बताने वाला हूँ उन पर प्रैक्टिस करो, तब जाके आप थोड़ा सा मास्टर कर पाओगे, ठीक है। रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, पूरी बात हम लॉजिक से करेंगे, रैंडम गेस अपन नहीं करेंगे। अपन एग्जामिनर की साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, क्या थॉट प्रोसेस है उस पर बात करेंगे, ठीक है। हम कोई रैंडम गेसिंग पे अपन बात नहीं करेंगे। कॉमन सेंस यूज करना है, एग्जाम में काम कंपोज रहना है, पैनिक नहीं होना है, अपने आधे सवाल हो जाएंगे, और खुद पे भरोसा रखना है। और अगेन जब 50-50 की बात होगी तब अपन को अनबायस्ड होना है। कैसे क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, ये सब चीजें बाद में अपन कभी बात करेंगे। हम क्या, एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टेस्ट देके तो आ जाते हो और हमेशा कि सॉल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन पढ़ लें, अरे सॉल्यूशन तो अपनी जगह पे है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो आप जो कर रहे हो एक सेफ स्कोर के लिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। कि आप 80 सही करते हो, आपने 80 क्वेश्चन सही किए, 35 गलत किए, या फिर आपका 90-45, एक रेशो देखना पड़ेगा कि यार मैं 115 कर पाता हूँ, 125 कर पाता हूँ, 130 कर पाता हूँ, और मैं इतने सही होते हैं, इतने गलत होते हैं, तब जाके मेरे 100 के आसपास नंबर आते हैं। अपने रेशो आपको खुद को देखने पड़ेंगे, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और ये आएगा टेस्ट पेपर के एनालिसिस से। तो ये भी चीज़ आपको करनी है। एनालिसिस में आपको अपनी गलतियाँ कहाँ कर रहे हो उसका पता लगाना है कि ये मान लो आपने 30 क्वेश्चन गलत किए, पता करो क्या सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, पढ़ने में गलतबाज असत्य की जगह सत्य पढ़ लिया या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया उसकी वजह से हुआ, क्या कोई रिवीजन की वजह से है, ठीक है, थोड़ा रिवीजन करते तो शायद क्वेश्चन हो जाता, या तीसरी चीज़ कि नॉलेज की ही कमी है, कोई क्वेश्चन अपन को पता ही नहीं था जो होना चाहिए था उसकी कमी है। तो आप देखो कमियां कहाँ हैं, इन कमियों पे अगले टेस्ट में कम करने की कोशिश करो, तब जाके होगा, तब जाके आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि हाँ 2-3 राउंड में मैं अपना पेपर कर पा रहा हूँ। ये सब होगा टेस्ट देने से, उसके एनालिसिस के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कितने करने हैं,
तो आप अपना एक सेफ स्कोर देख लो कि यार मैं अगर मान लो 100 नंबर आप टारगेट करते हो और मान लो ये कि 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो आप 120 कर रहे हो अटेम्प्ट, 130 कर रहे हो अटेम्प्ट, ठीक है, तो आप देख लो कि यार मैं कितने कितने करूँगा। मान लो मैं 130 वाला बंदा हूँ, तो अगर मैं ये करके आऊँगा तो 40 गलत हो जाएंगे, 90 सही हो जाएंगे, तो 102 आ जाएंगे। अपना सेफ स्कोर आप खुद देखो एनालिसिस करके, ठीक है। जैसे पर्सनली अगर ऐसा नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता है कि ये वाला रेशो इसके आसपास चलता है, 90-40 के आसपास। मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, अपना अपना होता है, ठीक है। तो लेकिन ये आएगा प्रैक्टिस से। आरपीसी के क्वेश्चन पेपर पे आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे आप ये चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हो। अब थोड़ा सा एक आपको कई बार ऐसा देखने को मिला होगा कि हम 2 तो सर लगा देते हैं ना कि ये गलत है, ये गलत है। 2 में सर हम जो लगा के आते हैं ना वही साला गलत निकल के आता है, ठीक है भाई। अब इसका क्या समाधान है सर, ये बताओ। देखो 2 आपने गलत कर दिया, 2 अब बचे। अब अगर आपको पता होता तो आप लगा ही देते। अब आपको पता नहीं है, आप चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी 50-50 रहे, कि ऐसे अगर मैं 10 सवाल में, ऐसे मान लो 15 सवाल में मैंने 50-50 की तो 7 मेरे सही हों, 8 के आसपास गलत हो जाए, यही चाहते हो आप। पर ये कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी तभी काम करती है जब अनबायस्ड तरीके से अपन करते हैं। अब आप जब 2 बी और डी लगा रहे हो, अगर आप फिर भी दिमाग लगाने लगे कि नहीं यार बी हो सकता है, दिमाग लगा दिया, बायसनेस आ गया वहाँ पे। अगर जहाँ पे भी आपके 2 हों, दोनों को बराबर मान के चलो, किसी में बी लगा दिया, किसी में डी लगा दिया, किसी ए और सी है, किसी में सी ए लगा दिया, किसी में सी लगा दिया, फिर दिमाग मत लगाओ। अनबायस प्रोबेबिलिटी तो प्रायिकता जब भी काम करेगी। प्रायिकता का पहली शर्त क्या होते हैं, अनबायस होनी चाहिए, आपका खुद का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, तब प्रायिकता काम करती है। तब ऐसे सिचुएशन में आपको बिना देखे 2 ऑप्शन है, किसी में ये लगा दिया, किसी में वो लगा दिया, किसी में ये लगा दिया, ऐसे करोगे तब जाके आपकी चीज काम करेगी, ठीक है। अब आता है मेन चीज, प्रीलिम्स निकालने के लिए ये जो सारी जितने भी अपन टूल्स पे अपन बात करेंगे, उनका मेन फंडा ये है कि एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाओ। ये क्वेश्चन बनाने के पीछे उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चेक करना चाह रहा है, ठीक है। वो मुझे ऑप्शन जो दे रहा है उसमें कहाँ ट्रिक करना चाह रहा है, ये अगर मुझे समझ में आ गया कि एग्जामिनर मुझे कहाँ फंसाना चाह रहा है, वो क्या चेक करना चाह रहा है, कौन से ऑप्शन है उसमें, कैसे लैंग्वेज वो चेक करना चाह रहा है, कहाँ पे मुझे ट्रिक कर सकता है, अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता तो कैसे बना रहा होता, मैं बच्चे को कहाँ फंसाने की कोशिश करता, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, आपका समझो प्रीलिम्स का आधा काम हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी से हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थॉट प्रोसेस समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची चेरनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमें दे रखा है, इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती 1-2 फैक्ट है द्वारा किया गया। यह 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरी बात, इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग के साथ मिलकर किया है। अब मुझे ये बताओ फिलोसॉफी क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पढ़ोगे इसी से फिलोसॉफी समझ में आ रही है। वो क्या चेक करना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। तो वो चाहता है कि आपको हाइट वाइट पता है, बहुत बड़ा इवेंट है, वो नहीं चाहता कि इसका इनॉग्रेशन करने कौन आया था। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, तो तुम्हें यहाँ फंसाने की कोशिश करेगा कि ये हाइट कितनी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये चीज़ें याद हो, इनॉग्रेटेड किसने किया, उसके लिए इरिलेवेंट फैक्ट है, उसने बस डालने से डाल दिया आपको फंसाने के लिए। चेक वो ये करना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे दिमाग में मैं ऐसे लेके चलूँ कि यार वो फंसाने की कोशिश उसने यहाँ की होगी, अगर मैं इसको गलत करता हूँ तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ा सोचना है लॉजिक से कि फंसाने की कोशिश कहाँ करेगा, फिलोसॉफी क्या होता है। फिर कई बार बोलते हैं ना कि देखो यार एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन बहुत रैंडम पूछे जाते हैं। अब जैसे ये इनॉग्रेशन इससे द्वारा किया गया, लेकिन वो ये जानना नहीं चाहता, उसके बनाने के पीछे फिलोसॉफी ये है कि वो जानना ये चाहता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, अगर आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। उसको नहीं पता कि आप इनॉग्रेशन का पता है, नहीं पता है कौन आया था कौन नहीं आया था, ठीक है। इस तरह से हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन चलते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में जनरली बनते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली आप देखोगे 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखे भी होंगे कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों सत्य, एक सत्य, दूसरा सत्य और दूसरा अपोजिट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोनों असत्य हो, है ना, मैं भी कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, 2 बहुत गलत डालू, बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि यही होगा, प्रोबेबिलिटी है। तो हम थोड़ा सा कान उस टाइम पे आँख कान सावचेत करके, है ना, समझने की कोशिश करें कि
कहाँ फंसाने की उसने कोशिश की होगी। तो जनरली या तो दोनों सत्य होते हैं या दोनों में से एक गलत होता है, तो अपना काम हो जाता है। जैसे विजय दान देथा वाला क्वेश्चन था कि इन्होंने चरणदास चोर प्ले लिखा और को फाउंडर थे रूपायन के, दोनों सत्य बात है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 125 दिवसों का रोजगार है और अभ्यर्थी को 30 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 2 फैक्ट हैं, हमें पता है कि ये न्यूज़ में था और जनरली वो यहाँ पे फंसाएगा, तो एक गलत है, ठीक है। क्या क्यों कैसे उस पर अपन बाद में आएंगे, ठीक है। दोनों सही, ठीक है, दोनों सही। इस क्वेश्चन को अपन बाद में सोल्व करेंगे कैसे करना है, ठीक है। इस बार खूब सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे और जनरली दोनों में एक सत्य था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकते हैं, आपने पढ़ा है तो हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इतने आसान भी नहीं थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल स्टेटमेंट के। अब इनमें क्या है ना, फैक्चुअल जैसे 4 चीजें दे रखी है, चारों फैक्चुअल हैं, इनमें कई बार आपको रैंडम फैक्ट दिखेंगे। अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स काम करता है वो यही है कि जो रैंडम फैक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रैंडम फैक्ट था कि इनॉग्रेशन करने ये साहब आए, ये रैंडम है, नहीं चाहता वो आपसे चेक करना। ये रैंडम फैक्ट जो होते हैं कभी भी क्वेश्चन का भाग्य डिसाइड नहीं करते हैं कि वो सही है या नहीं। रैंडम फैक्ट डिसाइड नहीं करते हैं, ये दिमाग में बिठा लो। कहीं पे भी कोई भी रैंडम फैक्ट दिखा जाता है वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। वो आपकी बेसिक फाउंडेशन नॉलेज चेंज करना चाहता है, ना कि रैंडम वाली। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आउटलायर देखने को मिलेगा। 3 स्टेटमेंट एक टाइप के होंगे, एक दूसरे टाइप का होगा। तो कहीं पे अगर आउटलायर दिखे, है ना, ऑड इवन दिखे कि ये अलग है, 3 एक टाइप के हैं, तो जनरली वो भी एक आंसर हमारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि राजनिवेश पोर्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा वापस से स्क्रीन फ्रीज हो गई ना। राजनिवेश पोर्टल की अगर मैं बात करूं, राजनिवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना पंजीकरण अनुमोदन ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एकल बिंदु इंटरफेस और समयबद्ध निकास प्रणाली प्रदान करता है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जनरली जनरल स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, सामान्य स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। अब समझ में आ रहा है, राजनिवेश पोर्टल वन स्टॉप सूचना के रूप में कार्य करता है, जनरल स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी बात पढ़ते हैं, यह बड़े निवेशकों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक और एक ही छत के नीचे अपेक्षित अनुमोदन तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप सुविधा प्रदान करता है। फंसाने का स्कोप है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री ही के अंडर ही होती है या कोई और होता है, तो थोड़ा सा इसको अपन रखेंगे। वन स्टॉप शॉप के लिए नियम 26/11/2020 को अधिसूचित किए गए हैं। रैंडम फैक्ट है, इररिलेवेंट फैक्ट है, हमें इसका क्वेश्चन को सोल्व करने से मतलब नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें बारीक बच्चे को भी याद नहीं रहती, वो भी नहीं चाहता चेक करना। तो इसको मैं मानता हूं कि जनरली रैंडम फैक्ट है, ये क्वेश्चन का भाग्य डिसाइड नहीं कर रहा है, तो उसको भूल जाते हैं। 3 ही ऑप्शन अपन मान के चलते हैं, ये जनरली ट्रू मान लिया। पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों, नीतिगत पहलों और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ करता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पोर्टल है तो ये इन्फॉर्मेशन देगा ही, इसको भी मैं ट्रू मानता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसने फंसाने की चीज़ की होगी, रैंडम फैक्ट है, ये तो हर कोई वो जानने का इच्छुक नहीं है, वो जानने का इच्छुक है कि ये किसके अंदर काम करती है, तो वो फंसाएगा हमें यहाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये है एग्जामिनर के दिमाग में घुसना, ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेनी है। अब जैसे ये है कि रूल 377 है, इसके अंदर कितने मैटर रेज किए जा सकते हैं लोकसभा में। अब 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं पता भाई, पता हो तो लगाओ वरना नहीं लगाना है। इसमें कोई गेस, कोई हमारा जो क्या बोलते हैं कॉमन सेंस लॉजिक कुछ काम नहीं करेगा, तो हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई है। आप जब अगर इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात हो रही है तो साइंटिस्ट हो कुछ, तो उसने 3 साइंटिस्ट के नाम दिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जेसी बोस, मेघना शाह, 3 साइंटिस्ट हैं। एक आउटलायर हमें दिख रहा है जमशेदजी टाटा। आउटलायर 3 एक टाइप के हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे उसने ट्रिक करने की कोशिश की होगी कि इसको 3 साइंटिस्ट दे देते हैं, एक जो है वो बना देते हैं। तो उसने ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए हैं कि आप थोड़ा सा पता कर सको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े ही नाम से समझ में आ जाते हैं, जैसे कि ये वैसे इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ के जाते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ के गए वहाँ पे कैसे सोचना होता है। कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल थी, इसके स्थान पे एक नई बॉडी बनाई गई है, उसका क्या नाम है।
अब देखो यहाँ पे आर्थिक सुधार सलाहकार की बात हो रही है, सुधार और सलाहकार, एडवाइजरी का काम है, सुधार का काम है, रिफॉर्म का काम है, ये सब चीजें। कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ठीक है, किसका गठन किया गया है? पहली बात तो हमें नॉलेज से पता होता है कि बहुत पुरानी बॉडी है, बट फिर भी ऐसे मैच नहीं हो रही जो रिफॉर्म करे है ना, कुछ एडवाइस दे। नहीं, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजी के लिए हो गई, ये स्किल के लिए हो गई, नाम से पता चल रहा है। ये ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण के लिए हो गई। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ये समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के लिए, वही रिफॉर्म वाली बात होगी। इनोवेशन इनोवेशन के लिए, ठीक है। हो सकता है कि इसका आंसर ये हो। ये अगर मुझे नहीं भी पता होता तो कैसे किया जाता, वो चीज़ है। अब ये क्वेश्चन है ना, कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है? अब इसमें आप नहीं लगा सकते, है ना, पता है तो पता है, करंट अफेयर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भूल जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, है ना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है मैचिंग वाले। मैचिंग में अगर आपने एक भी मैच कर लिया, जो सबसे इजी भी होता है, हम क्या ना बहुत डर जाते हैं, ठीक है, बट एक भी आपने मैच कर लिया तो क्वेश्चन लगभग 50-50 तो हो ही जाता है। जैसे हमें पता होता है कि दूरसाड़ा अपन पढ़ते हैं, बाकी के नाम ना भी पढ़ें, और कीर्तार बावनी अपन इनका पढ़ते हैं, तो इससे फिर क्वेश्चन हो जाएगा, 50-50 आप पहुंच जाओगे। 50-50 के बाद क्या करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये जैसे है तो कियोटो, होलोन, 52वां, ये सबको पता होता है, तो उसके बाद भी चीज़ें हो जाएगी। अब ये सब डराने के लिए है कि ये वाला नाम जो आपने नहीं सुना है, ये सब डराने के लिए, इससे क्वेश्चन डिसाइड हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन इन बाकी जो पढ़े हैं उनसे ही डिसाइड हो रहा है। कभी कभी मल्टीपल करेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 2 3 4। तब क्या होता है ना कि इस टाइप के चारों सही भी हो सकते हैं, है ना, और कोई क्वेश्चन जनरली क्या होगा कि चारों सही मिल सकते हैं, चारों गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और जनरली आप देखोगे कि एक गलत होता है। 4 स्टेटमेंट हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, है ना, तो 2 सही होंगे, 1 गलत हो सकता है, 3 सही होंगे, 1 गलत हो सकता है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इनमें कौन सी ट्रिक काम करती है? इनमें वो करती है कि स्विम एंड सिंक टुगेदर। कुछ चीज़ें हैं, साथ मरेंगे साथ जिएंगे वाली बात है। कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई विचार। जो आहड़वासी थे वो तांबा गलाना जानते थे, दूसरा लोग ठीक है नहीं पता, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बहुत एक्सट्रीम लगता है, फिर भी अभी आपको वो टेक्निक्स में मैंने बात नहीं की, इसलिए रहने देते हैं। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। अब देखो, तांबा गलाना जानते हो, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सेम ही बात होगी, तांबा गलाना, धातु का काम करना, ठीक है। तो अगर जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे सी आएगा, अगर ए नहीं आएगा तो सी भी नहीं आएगा, अगर ए आएगा तो सी भी आएगा, तो ए और सी आएंगे तो साथ आएंगे, और जहाँ पे ए है और सी नहीं है तो वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए थे, इनमें से अपन करते हैं, ठीक है। आगे कैसे करते हैं उन पे अपन बात करेंगे अभी। कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेनेशन बेस्ड, कि स्टेटमेंट 1 होगा, उसका रीजन दे रखा होगा, जनरली आप देखोगे कि उसकी व्याख्या मिलती है, जनरली बोल रहा हूँ मैं। और कभी कभी बहुत सेकंड स्टेटमेंट जो उसका रीजन दिया होता है, बहुत ही वाहियात ही अलग दुनिया में निकल रहा हो, तब जाके उसकी व्याख्या नहीं है, पर जनरली वो उसकी व्याख्या होती है। और एक स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। ये इस टाइप के जनरली अपन ने बात करी कि क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सही गलत पहचान हो, ये सब ये नॉलेज का गेम है, इसमें कोई बहुत स्कोप नहीं है कि अपन सोचें कि ऐसा करें। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ज़्यादा रिस्क अपन को नहीं लेनी है। अब अपने जो प्रिंसिपल हैं उन पे अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने चौथी टाइप क्या बताई थी। 3 टाइप मैंने आपको बता दी थी, है ना, ये तो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही होगी। चौथी मैंने बात करी, देखो ये कीर्तार बावनी मैंने बोला था कि एक से ही क्वेश्चन हो जा रहा है अगर हमें पता है तो, ना, जैसे यहाँ पे कियोटो होलोन है तो 52वें संविधान से हो जा रहा है। ये जो जितना चौथा ऑप्शन दे रखा है डी, है ना, डराने के लिए केस अपन ने सुना भी नहीं है, पर इससे क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन रैंडम फैक्ट डिसाइड नहीं करते हैं कि क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। ये वाला चौथा मल्टीपल करेक्ट के आते हैं, इसका मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन को पढ़ने से पता चलेगा कि जनरली एक स्टेटमेंट में गलत होता है। आहड़ वाला जैसे मैंने करके बताया कि जैसे आहड़ वाला था तांबा गलाना जानते हैं, तो स्विम एंड सिंक टुगेदर अपन नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे। तो अगर तांबा गलाना जानते थे तो वो धातु का काम भी करते होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट साथ में चलेंगे। 5वां एक्सप्लेनेशन बेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सॉरी वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। और अभी अपन बात करें 6ठे वाले भी मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से प्रिंसिपल अपन अप्लाई करेंगे जिनसे अपने सवाल होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल, यहाँ के बाद सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जनरल बातें अभी तक अपन ने कर ली। पहला रूल है
माइनर डिटेल्ड ऑफन मिसलीड। जो फालतू के रैंडम फैक्ट होते हैं, इररिलेवेंट फैक्ट होते हैं, ट्रिवियल फैक्ट होते हैं, वो क्वेश्चन का फेट डिसाइड नहीं करते, वो मिसलीड करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि भाई देख क्वेश्चन छेड़ना मत, बट अपन छेड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई वो डराने धमकाने के लिए, उनका क्वेश्चन से कोई पर्पस नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं जनरली ट्रू होते हैं। अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके उल्टा सोच के देखो कि ये नहीं तो क्या, वो करके देख सकते हो, बट जनरल स्टेटमेंट आपको जनरली ट्रू मिलेंगे। अपन ने जैसे कि राजनिवेश वाले पोर्टल पे अपन ने बात करी थी। और अगर किसी ऑप्शन में है ना कोई 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसको आपको वो चाहता है कि 3 जानो, ये चौथा है, इसमें इररिलेवेंट फैक्ट दे रखा है, तो हो सकता है क्वेश्चन का फेट डिसाइड नहीं करा होगा, तो उसको अपन भूल सकते हैं। या फिर ऐसा हो रहा होगा कि इसमें जो फैक्ट दे रखे होंगे ना वो गलती होंगे, बाकी 3 आपको वो इससे मतलब नहीं, बाकी 3 देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है, ठीक है। एग्जामिनर आपके रैंडम फैक्ट पे चेक नहीं करना चाहता, ठीक है, या तो बिल्कुल ही काम का नहीं होगा और होगा तो फिर गलती होगा, ठीक है। ऐसा है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बिल्कुल काम का नहीं, क्योंकि वो दूसरे में फंसा सकता है, तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर वो आपको बाकी सब में पता चल गया कि और जगह फंसा नहीं सकता, ये जो फालतू के फैक्ट दे रखे हैं इनमें फंसाने की उसने कोशिश की होगी, ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखनी है कि जिस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट हो, जैसे कि मैं बोल दूं कि इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारा, उसमें जो रैंकिंग है इंडिया की रैंकिंग बोल रहा हूँ मैं, सारे पड़ोसी देश मान लो, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन सबसे पीछे है। मल्टीपल फैक्ट कैसे हुए, मान लो इंडिया की रैंक 126 है, इससे भी नीचे हो, इसकी भी रैंक पता हो, इसकी भी रैंक पता हो, 1 फैक्ट हो गया, 2 फैक्ट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देश हैं भाई, 5 फैक्ट है, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जिस स्टेटमेंट में ज्यादा फैक्ट होंगे वहां पे ट्रिक करना आसान होता है कि एक भी चेंज कर लिया, मान लो 4 में से मैंने एक भी मतलब जिसकी रैंक इंडिया से पीछे है वो भी दे दिया, तो हो गया मेरा तो काम। एग्जामिनर का तो ट्रिक करना था, वहीं पे करना था। तो हमें समझना होगा कि ये जो माइनर डिटेल्स होती हैं, रैंडम डिटेल्स होती हैं, इनका कोई मतलब है नहीं, कभी कभी तो मतलब होगा ही नहीं, और होगा तो गलत होगा। और जिस स्टेटमेंट में जनरली ज्यादा फैक्ट दे रखे हैं वो जनरली उनमें से एक जगह पे वो गलत फैक्ट डालेगा ताकि आपको उलझ सको। और भी हमें ये चीज समझ में आएगी कि जनरल स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली ट्रू होते हैं। अब सीखते हैं, जैसे कि यही विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का स्थान 140 देशों से 140 से अधिक देशों में 126 था, है ना। एक मिनट, मैं वापस, थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत है। जैसे कि ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 126 था, जो इसके पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 फैक्ट हो गए एक तरह से। देखो इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, एक का भी नीचे हो गया तो मतलब गलत है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति हुई है। जनरल स्टेटमेंट है ना, रैंक में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, अपन भी पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि मान लो अगर कौन से फैक्ट में वो चेक करना चाहेगा, जैसे मान लो ये राज्यसभा का क्वेश्चन है राधा कृष्ण जी का, कि वो लगातार 2 बार एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 बार कार्यकाल पे रहे, ठीक है, ये चेक करना चाहता है वो। उसके अलावा जितने फैक्ट आपको दिख रहे हैं कि 8 सदस्य चुनते हैं, ये चुनते हैं, या फिर 3 अफसर, ये भी चेक करना चाहता है। जो हम पढ़ते हैं वो ये 2 चेक करना चाह रहे हैं, उनका इससे मतलब है नहीं। पता है कि भाई तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें पता है कि हामिद अंसारी साहब भी रहे थे, ठीक है, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब जैसे ये है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहली बात, मत्स्य संघ मतलब जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था 1950s के आसपास की बात है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। ट्रिक कर सकता है, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हैं। अब देखो, हमें हल्का सा भी थोड़ा बहुत सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 1950s के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, मत्स्य संघ ये सब बन रहे हैं। अब राजस्थान के जितने भी लोग उस टाइम पे बने थे इन संघों में, वो लोग लीडर वो थे जिन्होंने हाल ही के क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इतना हमें अपनी नॉलेज से पता है, क्विट इंडिया में किया था। तो अगर ये सब छोड़ने की बात आई होगी तो उन्हें क्विट इंडिया में किया होगा। तो अगर मैं ये नॉन कोऑपरेशन दे रहा हूँ तो बहुत पुराना है, ठीक है, तो ये
हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये उसने गलत सेट किया है, वो अपन को यहाँ पे ट्रिक करना चाहता है कि उन्होंने वकालत कब छोड़ी थी, तो ये यहाँ पे हमें ट्रिक करना चाहता है। और बाकी ये स्टेटमेंट हमें पता होता है, तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये स्टेटमेंट गलत हो। जैसे प्रोटीन वाला केस ले लो, हम प्रोटीन जंतु पादप दोनों सोर्स से प्राप्त करते हैं। जनरल स्टेटमेंट हमें भी पता है कि हाँ भाई एनिमल से भी मिलते हैं जो प्रोटीन, ये जो है ना मीट वीट खाते हैं, और जो अपन दाल वाल खाते हैं तो अपन दोनों से मिलते हैं, ठीक है। एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी पता होता है। हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। हमारे शरीर का वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। ये फंसाने की कोशिश कहाँ करेगा, यहाँ फैक्ट में करेगा। 30 की जगह 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। 30 एक बहुत सिग्निफिकेंट है भाई। 60% पानी का तो अपन पढ़ते ही है कि 60% पानी होता है, बाकी और भी चीजें होती है, तो 30% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये फंसाने की कोशिश हमें यहाँ पे की होगी। पता चल जा रहा है कि उसने फंसाने की कोशिश इस वाले स्टेटमेंट में की होगी। जैसे मान लो ये चिरंजीवी स्कीम का एक ऑप्शन आया था, है ना। चिरंजीवी स्कीम की, ये आज थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत है कि चिरंजीवी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इसके बारे में बताओ, तो उसने बता दिया कि इतने टाइप के पैकेज होते हैं। उसके अलावा इस स्टेटमेंट में देखो 5 दिन पुराना और 10 दिन बाद का डिस्चार्ज शामिल होता है। कब स्टार्ट हुई ये भी फैक्ट है। इसके अंदर इंश्योरेंस कवर 4.5 लाख का होता है सीरियस एलिमेंट के लिए। इस स्टेटमेंट में 2 फैक्ट हैं, यहाँ पे फंसाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। कितने बीमारियों का होता है एग्जैक्ट वो नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता है कि आपको स्कीम के फीचर पता है या नहीं पता है, ये वाली चीज़ें वो जानना चाहता है, ठीक है। ये दूसरा चौथा चीज़ आप वो जानना चाहता है, और उसमें भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसने यहाँ पे फंसाने की कोशिश की होगी। एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल फैक्ट उसने डाल दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन करते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला ले लो, अभी 38वें नेशनल गेम्स में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, नहीं पता, ठीक है। रिस्क ही लेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। नेशनल गेम्स में 28 खेल और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होगी। एक स्टेटमेंट में मल्टीपल फैक्ट है, फंसा सकता है। 28 के 27 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 4 की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। एक स्टेटमेंट में मल्टीपल फैक्ट है। प्रोबेबिलिटी अगर मुझे गलत मानना होगा तो मैं इसको मानूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर भी ये करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। जस्ट मैं बता रहा हूं कि कैसे फंसाया जाता है, कहां पे फिलोसफी काम करती है, थिंकिंग प्रोसेस काम करती है। जैसे कि ये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। जीका द्वारा की गई इस परियोजना में अंबेदा माचिया जैविक विकास पार्क विकसित हो रहे हैं, जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। अब जैव विविधता है, जल संरक्षण कर ही सकते हैं, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट की बात है कि ये तो डिसाइड नहीं कर रहा। अगेन मल्टीपल फैक्ट है, तो ये हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। एक स्टेटमेंट 18 की जगह जिले कम हो सकते हैं, या फिर 8 की जगह 9 वन्य जीव हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। मुझे आंसर पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि कहाँ पे उसने ट्रिक करने की कोशिश की होगी। पहला है कि हमें ऐसे समझना है कि कुछ क्वेश्चन में तो बिल्कुल फैक्ट जो डालेगा वो ऐसे डालेगा कि उसका वो क्वेश्चन पे डिसाइड ही नहीं कर रहा है। जैसे अपन ने राजनिवेश वाले पोर्टल पे देखा कि वो डिसाइड ही नहीं कर रहा है। जहाँ पे किसी स्टेटमेंट में ज़्यादा फैक्ट डालेगा उनमें से जनरली वो एक में फंसाने की कोशिश करेगा, ट्रिक करने की कोशिश करेगा। ये भी अपन ने समझा। दूसरा रूल पे अपन आते हैं। दूसरा रूल है साथ जाएंगे साथ मरेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है तो वो लिंक करेगा कुछ ऑप्शंस को और वो साथ आएंगे। अगर एक सत्य है तो दूसरा भी सत्य होगा, एक गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। ये वो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमें चांसेस होते हैं कि हम ये पता कर पाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ये आहड़ वाला किया था कि आहड़ वाले तांबा गलाना जानते थे, और जो धातु का काम है आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। अब ये दोनों स्टेटमेंट साथ आएंगे, गलत है तो भी साथ में जाएंगे, सही है तो भी साथ में जाएंगे। तो हमारे लिए जहां ए और सी आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, और पहला इसका आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे भी हमें ये तो पता चल गया कि वो चेक करना क्या चाह रहा है 51 मीटर वाली। दूसरा उसने हो सकता है गलत बनाया होगा, ये वाली चीज हो गई, और ये इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। बट वैसे अपन स्विम सिंह की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि है ना कोई ये हाईएस्ट इमेजिंग ऑब्जर्वेटरी है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग ने बनाया है, ठीक है। उद्घाटन अगर इसका अध्यक्ष कर रहा है तो बनाने वाली भी कोई परमाणु वाली बॉडी होगी। तो दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके साथ मिलकर किया और अन्य उद्योगों के साथ मिलकर किया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये साथ में जा रहे होंगे, तो ये समझ में भी आ जाएगा कि ये चेक कर रहा है तो 1 और 3 तो सत्य हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरे रूल पे अपन चलते हैं
कि इतनी नॉलेज का क्या करोगे। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो जो पढ़ के गया उसको अप्लाई करके देखो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। वो डराने के लिए डिफिकल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर वो जितने तीन चीजें दे रखी है वो तो चेक करना ही नहीं चाहता। एक कॉमन सा फैक्ट है, वो आपका चेक करना चाह रहा है, आपका नॉलेज एक्सटेंशन करना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन इन्वॉल्व था, ठीक है। हावड़ा, तो पहले नाम देखते हैं। मास्टर अमीचंद सुना है बट पता नहीं, अरविंद घोष, जतिननाथ मुखर्जी, ये सब सुने सुने लग रहे हैं बट हमें नहीं पता। हमें एक पॉपुलर केस पता होता है, कौन सा वाला, लाहौर वाला कि भगत सिंह वाला। अब भगत सिंह का पता है तो भगत सिंह राजगुरु साथ में, तो हमें पता है कि राजगुरु और ये बी वाला साथ में आएगा। जैसे मैं बी में 4 करूंगा मेरा तो सवाल ही सोल्व हो जाएगा। बी में 4 किया मेरा तो आंसर ही हो गया, ठीक है। बाकी से तो वो चेक करना ही नहीं चाह रहा था। वो एक की राजगुरु डालूंगा भूल ये डर सकता है, भगत सिंह वाला राजगुरु है साथ में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि राजस्थान में वैदिक यंत्रालय कहाँ स्टैब्लिश किया गया, प्रिंटिंग प्रेस। अब हमें पता है थोड़ा सा नॉलेज अगर अपनी यूज करने की कोशिश करें यार, दयानंद सरस्वती, वैदिक, ये सारी बातें अजमेर के आसपास होती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर लगाना भी होगा मुझे तो मैं रिस्क लेके अगर अजमेर लगाऊंगा, कि मुझे पता है कि वैदिक यंत्रालय, वैदिक से रिगार्डिंग ये सारी चीजें अजमेर के आसपास दयानंद सरस्वती ने की थी। चौथा सबसे बड़ा जो रूल है ना, अगेन चौथा जो है कि नाम में बहुत कुछ छुपा है। शेक्सपियर बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है। हमारे प्रीलिम्स के लिए तो बहुत कुछ रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये पिछले बार 2023 का 21 का क्वेश्चन है। लिस्ट मैच करनी है, रिही, मुदग, यव, इक्षु और ये सब। अगर आपने देखा होगा, पर्यायवाची पढ़े होंगे पेपर 4 में, इक्षु पढ़ा होगा, किसका होता है, गन्ने का। हो गया सवाल सोल्व, हो गया। क्या है, रिही कोई सुनते हैं, चावल को बोलते हैं, बट फिर भी अगर आपको एक भी याद आ गया, किसी ने मृदक सुना होगा, यव सुना होगा, जैसे मैंने इक्षु सुना, गन्ने का होता है, तो हो गया मेरा क्वेश्चन सोल्व। इसके आगे मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये इस बार का क्वेश्चन ले लो आप। जैसे कि DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम बताइए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैन पोर्टेबल, आदमी ले जा सकता है, पोर्टेबल है। एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम DRDO द्वारा। आकाश मिसाइल है, हमें पता है, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च है ना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फुल नेम अपन याद करेंगे। वी शॉर्ट का नहीं भी याद आ रहा है तब भी अगर अपन ऐसा देखें, एयर डिफेंस सिस्टम, ADS हो रहा है क्या, एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन, इंडिया का फर्स्ट नैनो सेल्यूलोज प्लांट डेवलप्ड बाय ICR सिरकोट मुंबई इज रिलेटेड टू। अब कोई भी नाम वाम रखा जाता है तो मिलता हुआ रखा जाएगा। सिर का कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। कॉटन का कुछ हो सकता है क्या, कॉटन मिल गया, कॉटन, उससे रिगार्डिंग ही कुछ नाम रखा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें। और नाम में क्या रखा है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि हमें मिलाने हैं साइट है और एनर्जी वाली मिलानी है, तो पावागढ़, तातापानी, बाकी कार पर ये सब है, कौन सा विंड के लिए, कौन सा एटॉमिक के लिए, सब है। अब पीवाई की एक और चीज में यहाँ पे याद आ गई, पीवाई की क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये काकरा पर है, ये एटॉमिक साइट है। अब इसी बार ऑप्शन में आया था 24 में, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक साइट पढ़ के जाएंगे, विंड एनर्जी के साइट सारे पढ़ के जाएंगे, सोलर एनर्जी की पॉपुलर साइट पढ़ के जाएंगे, जियोथर्मल की पॉपुलर साइट पढ़ के जाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन बना ले। तो ताता पानी मतलब गर्म पानी, तो यहाँ पे गर्म पानी मतलब क्या हो जाएगा, जियोथर्मल वाली हो जाएगी, ठीक है। तो बी में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया आंसर। ताता, यही सुनते हैं ना मोटा मोटा, ताता पानी, ताता मतलब गर्म। ये जैसे DRDO का क्वेश्चन आया 2016 में। DRDO ने एक ड्रग बनाई है जिसका नाम है ल्यूकोस्कीन। किसके काम में आती है ना, ल्यूकोस्कीन। स्किन को आपने रोक देखे होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मा कुछ होता है, अगर हम नाम ढूंढे तो ये डर्मा यहाँ पे अपन को मिल जाएगा, ल्यूकोडर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा, ठीक है। अब और क्या रूल है, कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं ना उनमें बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हैं, बहुत एक्सट्रीम, कि बिल्कुल नहीं है, केवल आ जाएगा, सेल्डम, बहुत कठोर होते हैं ना, कि जहां पे आपको केवल है ना, नहीं है ना, एकदम बिल्कुल साफ मना कर दिया, मात्र, कुछ ऐसे बहुत है ना, ऑफन, सेल्डम, ये सब चीजें, ऑफन तो नहीं, सेल्डम, ये चीजें अपन को देखने को मिलती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जहां पे अपन को देखने को मिलती है, वो जनरली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। जैसे कि
भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य, पहले बात तो इसको गोला बना दो कि असत्य पूछा है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ठीक है, मान लेते हैं। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। अगर ये व्यापारी और कारीगरों का संगठन है तो कीमत और गुणवत्ता ये डिसाइड करेंगे, हो सकता है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। आचरण थोड़ा सा लगता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आचरण पे भाई तुम्हारा काम प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनल करो, तुम आचरण क्यों जा रहे हो, पर हो सकता है, हमें नहीं पता। मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये यहाँ पे उसने फंसाने की कोशिश की कि केवल मात्र उत्तर भारत में थी। भाई साउथ में क्यों नहीं हो सकती? उल्टा है, उल्टा भी नहीं। मैं तो सोची कि मात्र उत्तर भारत में क्यों, साउथ में क्यों नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे जो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा तो चौथा क्या हो जाएगा मेरा? असत्य हो जाएगा। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर संयंत्र लगाए जाएंगे। 300 यूनिट और 1 करोड़ घर, अगर दो फैक्ट हैं फिर भी अपन मान लेते हैं, पढ़ा होता है जनरली तो दोनों ही सत्य लग रहे हैं। 30% का अनुदान दिया जाता है, 30%, यहाँ पे भी फंसा सकता है। यहाँ पे दो फैक्ट है तो अभी के रूल के हिसाब से तो वो लगता है, बट फिर भी अपन मान के चलते हैं कि सबसे इरिलेवेंट फैक्ट कौन सा होगा, सबसे रैंडम फैक्ट कौन सा होगा। योजना पंजीकरण, आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था, कि सब काम ऑनलाइन हो जाए। ये तो भाई गवर्नमेंट आजकल प्रमोट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रू हो सकता है, तो मैं थर्ड को ट्रू मान के चलता हूँ, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट अपने ट्रू मानते हैं। तो अब एक तो हो गया कि 1 और थर्ड हो, और या 1 2 थर्ड हो, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट पे अपन पहुंच गए। चौथा भी पढ़ते हैं। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान। देखो कोई भी स्कीम होगी, प्रत्येक आवेदक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का आवेदक है, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, कोई, सबको, सारे बैंकों को 4% पे ही देना है। भाई अपन कार लोन भी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे बैंक एक ही रेट पे देते हैं, अलग अलग रेट पे देते होंगे, सारे बैंक 4% पे ही देंगे। बहुत थोड़ा सा एक्सट्रीम भी लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है थोड़ा सा। तो ये स्टेटमेंट मैं गलत मान लूंगा, तो चौथा तो अपन ने वैसे भी गलत माना, और इसको मैं ट्रू मानूंगा, तो ये 2 है। अब मेरा बात आ जाती है 2 और 3 में। अब मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये है। अब मेरे नॉलेज काम आएगी, सब्सिडी पता है कि 78,000 होती है, शुरू में कम होती है 30,000, वो सब ये पता है कि ये नहीं होता। तो इस तरह से हम थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। साइंस में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो जनरली आप देखोगे कि जो डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। कोई नया राडार आ रहा है, कोई नया सिस्टम आ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज कर रहा होगा। जैसे कि मान लो आजकल कोई न्यूज में था, करंट अफेयर में था कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार, ठीक है, इसके लिए सही नहीं है। भाई इसके लिए क्या सही नहीं है ये बताना है। सही नहीं है, ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। थोड़ा एक्सट्रीम बात है, कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। उल्टा ये होता है कि आजकल तो नए सिस्टम आते तो ट्रैक कर सकें, ठीक है। विस्तृत RF बैंड को यूज करता है, ठीक है। यह ठोस अवस्था एक्टिव फेज कंट्रोल राडार है, ये लड़ाकू विमान के अनुकूलित किया जा सकता है। अब ये सब चीजें देखोगे ना, RF फ्रंट यूज करता है, सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज एरे है, थोड़ी सी क्या ना डराने वाली बातें हैं। क्वेश्चन कहाँ सोल्व हो रहा होगा? यहाँ पे सोल्व हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सोल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। एक और चीज है कि कभी कभी डराएगा वो, ठीक है, और अपन को अपना डरना नहीं है, अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखना है। उल्टा सोच के देख लो, अगर ये सत्य नहीं तो क्या होगा। कभी कभी आधा काम वो करके देगा, कैसे करके देगा वो मैं बताऊंगा आपको। कभी कभी ऐसा लगेगा जबरदस्ती का मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ये है ना। ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करेगा तो पैसे काटने चाहिए, खैर अलग बात है। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखेंगे तो हो जाएगा। तो डरना नहीं है हमें। जैसे कि मान लो अभी आ गया कि भाई साहब विद 16:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p मीन्स क्या होता है। अब कहीं आर्ट्स वाले बच्चे तो डर गए कि क्या होता है। अरे भाई आप 16:9 का रेशियो करके देख लो, जिसका 16:9 आ रहा है उसमें आंसर हो जाएगा अपना। कोई भारी थोड़ी है, गणित लगा के देख लो हल्की सी, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के देखो। इधर देखो, निम्नलिखित में से भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी। असत्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया वो 1921 में लागू हुआ, नहीं पता, मान लेते हैं कि 1919 में आया होगा, 1-2 साल बाद लागू होता है तो हो सकता है। इसको मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी और जो चैम्सफोर्ड था वो विसरोई था। अब यहाँ मेरा दिमाग ठनकेगा, थोड़ा कॉमन सेंस ढंग से पढ़ूंगा तो भाई अगर ये मोर्ले-मिंटो सुधार होता तो ये आदमी मोर्ले-मिंटो के नाम आते हैं यहाँ पे, ये तो दूसरे वालों के आ रहे हैं। तो ये दोनों में से मुझे पता चल गया कि आंसर मेरा यहीं पे छिपा हुआ है।
ठीक है। तो बाकी नॉलेज के बेसिस पे हो जाता है ये, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो ट्रिक किया जाता है। यहाँ पे भी इमरजेंसी कब लगी थी, तो भाई सबको पता है 1975 में लगी थी। 2 ऑप्शन में से लगाना है, 2 में से 50-50 अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन था, है ना, नैनो के बारे में था। बहुत डरावना क्वेश्चन था, पर जिन्होंने एग्जाम में अपना धैर्य बनाए रखा होगा वो डरे नहीं होंगे। इफ इन ए मटेरियल 1 डायमेंशन इज रिड्यूस टू नैनो रेंज, एक डायमेंशन को मैं नैनो रेंज पे कर देता हूँ, अदर 2 डायमेंशन रिमेन्स लार्ज, अदर 2 लार्ज रहती है। कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे कि मान लो कोई भी ये बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल है, अगर मैं इसको एक डायमेंशन से नैनो कर दूं, एक डायमेंशन से मैंने नैनो कर दी, जैसे कि मान लो मैंने इसको इधर से पिचका दिया, ठीक है, तो ये कैसी बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसी बन जाएगी, चकती टाइप से, है ना, ये इस टाइप की बन जाएगी। ये है। अब मुझे पढ़ के देखता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, डरूं नहीं, थोड़ी हिम्मत करता हूँ। क्वांटम स्टेप, क्वांटम तो कॉमन है, तो थोड़ा सा सोचते हैं स्टेप कैसा होता होगा, ऐसे। क्वांटम वेल कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा कुआं। डॉट कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा डॉट। वायर कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा वायर। यही है। अब मैं सोच के देखता हूँ, अगर मुझे डॉट बनाना हो तो मैं सारी तरफ से, तीनों दिशाओं से बिल्कुल करूँगा तब डॉट बने, ठीक है। अगर मैं इस बोतल को 2 दिशाओं से कर दूं, इधर से भी पिचका दूं और इधर से भी पिचका दूं, तो क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा, ठीक है। एक से करूंगा तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कुछ संरचना बनेगी, मतलब क्वांटम वेल टाइप का मेरा बनेगा। और स्टेप का तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो कभी कभी थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सोच के अगर अपन करें तो क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में अपन कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि नॉलेज से भी कर सकते हैं। नॉलेज तो भाई अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई ये सोचे कि मैं सिर्फ इनके भरोसे चला जाऊँ, नहीं। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ना तो है ही, आपको आएगा तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। नॉलेज रहेगी तभी आप ये सारी चीजें लगा पाओगे। तो नॉलेज तो अपन को होनी ही चाहिए। अब वापस अपन अगेन दूसरी बात पे चलते हैं। केग के बारे में बताओ। अब आप अपन डर जाएंगे, केग 148, 49, 50, 51, ये क्या लगा दिया भाई साहब। अपन को तो एक याद था कि नियुक्ति 148 होती है, तो बस हो गया अपना काम। बाकी आप कॉमन सेंस से सोचो कि कोई भी बॉडी का अगर आर्टिकल बनाए होंगे तो लाइन से चले होंगे, है ना, 48, 49, 50, 51 ऐसे कुछ चले होंगे, और उनके जो काम होंगे कि वो उस हिसाब से सेट कर रखे होंगे। अगर मैं ए में मुझे पता है 1 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा कि केक का अपॉइंटमेंट अपन कब करते हैं। तो यहाँ डरने की बात नहीं है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन यह आया कि राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज, अर्बन है, ड्रिंकिंग वाटर है, सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा नहीं है, मतलब कोई एक अम्ब्रेला और कॉरपोरेशन अपन ने बनाया, इसके खूब सारे पार्ट हैं, कौन कौन इसका हिस्सा नहीं है। तो इनसे रिगार्डिंग वाली चीजें होंगी। ओड वन भी अपन पिक करने की कोशिश कर सकते हैं, इनमें तीनों में से एक आउटलायर कुछ मिल जाए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, है ना, हो सकता है। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो सकता है। हाउसिंग बोर्ड अलग टाइप की बॉडी लग रही है अपन को, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। तो अलग क्या हो गया मेरा, हाउसिंग बोर्ड। तो आउटलायर क्या हो गया मेरा, हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। इसी साल के क्वेश्चन ले लो। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना कर्नल वाल्टर के प्रयासों से हुई थी ना, तो यहाँ फंसा सकता है और यहाँ फंसा सकता है, बट फिर भी वाल्टर कृत लिखे तो मानते हैं कि फिलहाल के लिए देखते हैं। आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। इसका नाम ही क्या लिखा हुआ है, राजपूत हितकारिणी सभा, तो दलितों के लिए क्यों होगी, ठीक है। और वैसे भी, है ना, जमाना देखो 1888, आज हम दलितों पे बात करते हैं। आज से आप कितने साल, 150 साल पीछे जाके देखो, उस टाइम की बात है। पहली बैठक अजमेर में हुई थी, ठीक है। ये भी इरिलेवेंट थोड़ा फैक्ट है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, इतनी नहीं। वो ये कॉमन सेंस यूज ना चाहता है आपके चेक करना। सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए होंगे, ठीक है। तो कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, तो ट्रू है ये तो, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट है, तो 3 में से अपन कहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये इन लोगों के लिए नहीं हो सकती, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नॉलेज का एक्सटेंशन अपन ने पढ़ा था कि किससे करते हैं। भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंधित करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता की चित्र की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपन पढ़ते हैं, कभी पेंटिंग में नाम पढ़ा है इनका अपन ने, कभी हल्का फुल्का कहीं पे पढ़ा, नहीं पढ़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर का पेंटिंग में नाम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो ये 2 ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट मानते हैं कि इनका अपन पेंटिंग से रिगार्डिंग नहीं पढ़े। लिटरेचर में अपन इनका नाम थोड़ा बहुत अपन ने सुना है, पढ़ा है, ठीक है। ये चीजें 2 ऑप्शन बच गए, गगेंद्र नाथ और अभिंद्र नाथ। अब इनमें से 50-50 अपन कर लेंगे।
और जैसे कि ये क्वेश्चन और आओ आप कि कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न और वीर शैवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे। नॉलेज का एक्सटेंशन है ना। आपने कई बार जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा वीर शैव लिंगायत का इशू है ना। वीर शैव या लिंगायत जो है ये इशू कहाँ पे चलता रहता है, कहाँ पे चलता रहता है, कर्नाटका में, ठीक है। और कर्नाटका में लैंग्वेज कौन सी होती है, कन्नड़। तो ये अगर मैं ऐसा सोच के देखूं तो ये हो सकता है कि कन्नड़ में लिखा होगा, ठीक है। ये नॉलेज का है, अगर आपने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जाके आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भाई, नॉलेज फर्स्ट है। ये मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, लंबी तैयारी है, पढ़ा है, रिवीजन पढ़ते रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं ढंग से, तो थोड़ा सा पता है कि ये लिंगायत समुदाय की बात है और ये वहां पे चलता रहता है, ये ग्रंथ के बारे में है। वैसे भी ये क्वेश्चन होने लायक है, हर साल आप कृष्णदेवराय से क्वेश्चन सुनोगे। हम क्यों बोलते हैं कि पीवाईक्यू करनी चाहिए, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्यों बोली जाती है, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमें उससे डायरेक्शन मिलती है कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन को थोड़ा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके ऑप्शन में से अब दोबारा नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। माइंडसेट समझ में आता है कि एग्जामिनर क्या थॉट प्रोसेस है उसकी, कैसे क्वेश्चन बनाता है, जो अपन ने समझने की कोशिश करी। कभी कभी डायरेक्ट रिपीट हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया, और इधर भी आ गया प्रेसिडेंट रूल 2013 में, 2016 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन 4 बार, ठीक है। डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं। ये कृष्णदेवराय का क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है। कभी आंध्र इसकी उपाधि किसने दी, ठीक है, ये आंध्र भोज की उपाधि किसने दी, ये सब क्या है ना, अगर मैं कृष्णदेवराय की अष्टदिग्गज सब ढंग से पढ़ लूंगा तो मेरे सवाल हो जाएंगे ये, ठीक है। हर साल आता है लगभग। ट्राइसोमी 21 किसको बोलते हैं, है ना, ट्राइसोमी किसको बोलते हैं, 18 में भी आया, 21 में आया, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमें पता भी चलता है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ल्यूकोस्कैन का अपन ने देखा था कि ल्यूकोडर्मा के लिए है। तो ओवरऑल चीज ये है कि हमें एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस समझनी है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर अपन बात करें कि अभी तक इस सेशन में अपन ने क्या सीखा, कि इस सेशन में अपन ने एक तो ये चीज देखी कि हमें एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस समझनी है कि वो कहाँ पे अपन को फंसाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। पहला रूल देखा कि जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो ज्यादा काम की होती नहीं है, या तो क्वेश्चन से बिल्कुल नाता ही नहीं है, और नाता है और ज्यादा ही डिटेल दे रखी है एक स्टेटमेंट में, तो जनरली वो एक दो फैक्ट गलत कर सकता है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट जनरली अपन ट्रू मानते हैं, अगर आप उसको गलत प्रूव ना कर सको तो, जैसे कि गलत प्रूव नहीं कर सकते तो आपको मानना पड़ेगा वो। रूल 2, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये चीज अपन ने करी कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो साथ चलेंगे। नॉलेज एक्सटेंशन अपन को करनी है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा डरना अपन को नहीं है। एक भी दिख जाता है जैसे भगत सिंह, राजगुरु, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बाकी अपना काम हो गया। नाम में बहुत चीजें छुपी हुई होती है जो अपन ने देखी, ठीक है। और कभी कभी हमें इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं होती है, जो अपन बनने की कोशिश करते हैं। जनरल जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं कई बार। उसके अलावा हमें डरना नहीं है। कभी कभी उल्टा सोच के देखो, थोड़ा क्वेश्चन 16-9 अपन ने देखा कि अच्छा 16-9 का रेशो निकालेंगे उसी में हो जाएगा, आधा काम तो कर रखा है उसने, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में मतलब ओवर एक्टिंग दिख जाती है कि जबरदस्ती इतना लेंथी क्वेश्चन है जबकि एक फैक्ट उसने आसान दे रखा है। तो हमें डरना नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस टूल्स अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं, 1000-2000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, आरपीसी के 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से है ना आपने 5 पेपर ये लगा लिए और एग्जाम के लगा लिए, सोचो प्रैक्टिस करोगे तो आप इनमें थोड़ा बहुत एक कमांड फिलोसॉफी पे आ जाओगे, थिंकिंग प्रोसेस पे आ जाओगे। यार क्वेश्चन बनाते टाइम पे क्या चीजें चेक की जाती है, कहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश की जाती है, फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको हिंट्स मिल जाएंगे। और प्री के क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनसे बाद में मेंस में क्वेश्चन आ जाता है अगले में, ठीक है। तो हमें वो चीज भी ध्यान रखनी है। और हमने सीखा कि गलतियां कम से कम करनी है, काम रहना है, ट्रस्ट करना है, दिमाग खुला रखना है, ठीक है। बेर मिनिमम करके जाओ भाई। वाइड तो पढ़ना है पर जो सब पर करके जा रहे हैं वो तो करके जाना ही है। कि हाँ स्पेक्ट्रम अगर कोई पढ़ रहा है, 9वीं 10वीं की राजस्थान की किताब कोई पढ़ के जा रहा है, हिस्ट्री की तो पढ़ के जानी है भाई वो, ठीक है। पीवाईक्यू सारे देखने हैं, अच्छे से करने हैं, उनके सॉल्यूशन भी देखने हैं, ठीक है। उनसे क्रॉस क्वेश्चन अपन बनते हैं। बाकी इन चीज की प्रैक्टिस अपन को करनी है, ठीक है।